एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 9th चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशिया रेवोल्यूशन, ये उसका पार्ट 3 है। व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर, मतलब अक्टूबर के बाद क्या क्या बदलाव आए। बोल्शिविक, मतलब ये इनकी जो टीम है, इस ग्रुप के लोग ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के साथ खिलाफ थे, और इन्होंने उन नवंबर 1917 में इंडस्ट्री और बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया था। मतलब होता है राष्ट्रीयकरण कर दिया था जितनी भी इंडस्ट्री थी और जितने भी बैंक थे। इसका मतलब होता है कि अब जो है कंडीशन, जो सिचुएशन है, मतलब सरकार के कंट्रोल में आ गई थी उसकी ऑनरशिप और उसका सारा का सारा मैनेजमेंट। और एक प्रकार से किसानों को पूरी तरीके से छूट दे दी गई थी कि भैया तुम जिसकी ज़मीन पे चाहो कब्ज़ा कर लो। जो अमीर लोग हैं, मतलब जिनके पास 100-100 एकड़, 200 एकड़, 500 एकड़ की ज़मीन है, अब किसान तुम लोग आपस में बांट लो, तुमको जैसे ठीक लगे। और जो अमीर वर्ग के लोग लोग भी थे, उनसे भी ये बोला गया कि थोड़ा अपने घर का पार्टीशन करें, ताकि आम लोगों के लिए भी, मतलब जो बेघर लोग हैं उनको भी थोड़ा ज़रूरतमंद के हिसाब से यूज़ हो सके उनका घर। और जो टाइटल हैं, जैसे महाराजा 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 धीराज राजा, तो इस तरीके के टाइटल पर रशिया ने, मतलब वहाँ पर अब बैन लगा दिया था रशिया ने। और आर्मी की जो ड्रेस है, आर्मी की पुलिस ऑफिसर की जो ऑफिशियल ड्रेस है, उसमें भी बदलाव लाए थे, क्योंकि अब जो है, अब राजा का सिस्टम चला गया था। अब जो न्यू गवर्नमेंट आई थी, रेवॉल्यूशन के बाद नई सरकार बनी थी, तो इनकी सारी ड्रेसअप सारी चेंज कर दी थी, ताकि पूरी तरीके से चेंज लगें। और 1918 में एक मतलब यहाँ तक कि सोवियत हेड भी चेंज कर दी थी। तो एक आदमी को, सिपाही को दिखाया गया है कि इस टाइप की है ये सोवियत हेड। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। और 1917 में बोल्शेविक ने एक इलेक्शन कंडक्ट कराया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए, बट मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं ले पाई, मेजॉरिटी सपोर्ट में वो फेल हो गई। और 1918 में असेंबली ने बोल्शेविक को रिजेक्ट कर दिया, और लेनिन ने असेंबली को भंग कर दिया। उनका ऐसा मानना था कि जो रशियन कांग्रेस सोवियत है वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, मतलब वो ज़्यादा लोकतांत्रिक है, अगर हम कंपेयर करें जो अनसर्टेन कंडीशन में जो सरकार बनी थी उससे। और मार्च 2018 में बोल्शेविक ने, मतलब अब कई कई सारे लोग इस बात के खिलाफ थे, बट उन्होंने जर्मनी से एक संधि साइन कर ली। कहाँ, जर्मनी में एक ब्रेस्ट लिटो, मतलब ये जगह का नाम है, एक ब्रेस्ट लिटोविस्क, मतलब इस जगह पर। और आने वाले टाइम में बोल्शेविक ऐसी, मतलब एकमात्र पार्टी बन गई थी रशिया कांग्रेस सोवियत की, जो कि आने वाले टाइम में पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री, मतलब संसद बन गई थी वहाँ की, रशिया की। और रशिया वन पार्टी वन स्टेट बन गया था, मतलब एक ही पार्टी थी। और जो ट्रेड यूनियन है, जो मतलब लेबरों की ट्रेड यूनियन है, वो भी ट्रेड यूनियन पार्टी के कंट्रोल में थी। इनकी एक सीक्रेट पुलिस थी जो भी बोल्शेविक को क्रिटिसाइज किया करता था, तो इसको पनिश्ड भी किया करती थी, जिसका नाम है OGPU और NKVD, ये इनकी पार्टी का नाम है। और कई सारे ये यंग राइडर थे, वो इसकी तरफ, पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हुए, क्योंकि ज़्यादा सोशलिज्म थी। बट अक्टूबर 1917 के बाद जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा आर्ट और लिटरेचर के थ्रू, जो आर्टिस्ट लोग हैं इनसे जुड़े, बट पार्टी की सेंसरशिप के कारण, मतलब पार्टी ने जो सेंसरशिप चलाई थी, उस जब उनसे, मतलब इन लोगों का जो आर्टिस्ट लोग थे, वो एक एक प्रकार से इनका जो अट्रैक्शन है वो पार्टी के प्रति कम होने लगा। और एक फ़ोटो दी हुई है रशिया की 1918 के टाइम की। द सिविल वार,
जब बोल्शेविक्स ने ऑर्डर दिया था कि भाई ये ज़मीनों पर जो जिसको जितनी ज़मीन चाहिए उतनी ज़मीन ले लो, फिर इतने में क्या हुआ, रशिया की आर्मी टूटने लगी थी। ऐसा किस लिए था, क्योंकि रशिया आर्मी में ज़्यादातर जो सोल्जर्स थे वो किसान थे। उनको भी ऐसा लगा कि भैया अब हम घर जाएंगे, जो ज़मीन पर कब्ज़ा करना चाहेंगे उस ज़मीन हम कब्ज़ा कर लेंगे। फिर इसी के कारण उनकी जो रशिया की आर्मी है वो कमज़ोर पड़ने लगी। और जो नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट थे वो इसके काफ़ी खिलाफ थे, जो अपराइजिंग जो विद्रोह करा था इसके, और जो सपोर्टर थे ऑटोक्रेसी के, मतलब जो राजशाही के सपोर्टर थे। और ये जो लीडर थे ये साउथ रशिया के थे। और और जो बोल्शेविक थे उनको द रेड्स नाम से जाना जाता था। और 1918 और 1919 में, और जो ग्रीन जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी थे उन्हें ग्रीन्स नाम से जानते थे। और जो सार जो सार निकोलस राजा था उसको वाइट्स के नाम से जाना जाता था। और उस टाइम तक लगभग लगभग रशिया का पूरा एम्पायर इन्हीं के कंट्रोल में था। और इनके सपोर्ट में जो फ्रेंच थे वो लोग भी थे, अमेरिका अमेरिका था, ब्रिटिश था, और जापानी ट्रूप थी। मतलब ये एक प्रकार से रशिया के जो सोशलिज्म हो रहा था, मतलब रशिया जो ग्रोथ कर रहा था उसके मतलब खिलाफ थे, उनको ये पसंद नहीं आ रहा था। इस बात को लेकर टेंशन में थे। और जो ट्रूप्स और बोल्शेविक की जो लड़ाई हुई थी इसका रिजल्ट ये निकला था कि रशिया में लूटपाट होने लगी, भुखमरी फैल गई। मतलब कुछ रशिया में प्रॉब्लम आई थी, इश्यूज़ को लेकर, सोशल इश्यूज़ को लेकर, और पैसे की भी तंगी आई थी। जो सपोर्टर थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के, उन्होंने हार्श स्टेप लिया। क्यों लिया, क्योंकि जो ऑर्डर दिया था किसानों को कि तुम्हें जो ज़मीन पर कब्ज़ा करना है कर लो, तो उन किसानों के खिलाफ इन्होंने जो सख्त जो काम किया था वो बहुत हार्श स्टेप ली थी। इससे क्या हुआ, उनकी पॉपुलैरिटी घटने लगी। और जब इनकी पॉपुलैरिटी घटने लगी तो 1920 में ऐसी कंडीशन आ गई थी कि बोल्शेविक ने लगभग लगभग सारे रशिया पर कब्ज़ा कर लिया था। और ये सक्सेस जो मिली थी, मतलब ये जो काम हुआ था, इस पे पूरी जो मदद की थी वो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे, और कुछ मुस्लिम्स थे। इन लोगों की बोल्शेविक ने काफ़ी मदद ली थी। और कॉरपोरेशन काम नहीं कर रहा था रशिया में। और कीवा जो कि अभी एशिया में है, कीवा, यहाँ पर बोल्शेविक ने सोशलिज्म के नाम पर कई लोगों को भी जान से मारा। और ऐसी सिचुएशन में लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब बोल्शेविक गवर्नमेंट करना क्या चाहती, मतलब मतलब एक्चुअल में उसका एम क्या है। 1922 में, दिसंबर 1922 में जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे, मतलब जो ज़मीन बोल्शेविक ने कंट्रोल में करके रखी थी उसका थोड़ा सा हिस्सा यूएसएसआर को, मतलब सोवियत संघ को दिया था दिसंबर 1922 में। और इसके साथ साथ जो अनपॉपुलर पॉलिसी थी बोल्शेविक की, जो उस टाइम पे सरकार थी, वो जो नोमेट्स के खिलाफ थी। नोमेट्स का मतलब होता है एक प्रकार से जो एक जगह पर नहीं रहते, मतलब खाना बदोश टाइप के लोग। मतलब 6 महीने यहाँ रह लिए, 6 महीने यहाँ, 6 महीने वहाँ, 6 महीने वहाँ, मतलब कोई उनकी जगह फिक्स जगह नहीं होती। तो नोमेट्स के लिए जो हार्श डिस्करेजमेंट था उस पर भी बात उठाई, जिससे इनको पार्टी को काफ़ी सक्सेस मिली। मतलब लोग बागों ने काफ़ी इस बात को सपोर्ट करा था। मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी, जब सिविल वॉर चल रहा था, मतलब जब गृह युद्ध चल रहा था, तो बॉल्शेविक ने इंडस्ट्री और बैंकों का नेशनलाइजेशन कंटिन्यू रखा, उसको रोका नहीं था। और किसानों को ये परमिशन दे दी थी, जो ज़मीन जो कि भैया अमीरों से जितनी ज़मीन चाहिए ले लो। और जो जो सोशलिस्ट की ज़मीन थी, मतलब जो भी जिस ज़मीन को बोल देते कि हाँ ठीक है, इसमें अब चाहे किसान अब खेती कर सकते हैं, तो अब ऑफिशियली भी परमिशन दे दी थी कि हाँ ठीक है अब कर सकते हो। और जो बोल्शेविक ने जो ज़मीन कंट्रोल में करके रखी थी, और उसको ये दिखाया कि भैया समाजवाद क्या होता है, समाजवाद किसे कहते हैं। मतलब इसके थ्रू, ये काम के थ्रू बोल्शेविक ने ये दिखाया लोगों को कि एक्चुअल समाजवाद किसे कहते हैं। अब जो है सेंट्रलाइज प्लानिंग का इंट्रोड्यूस करा समाज में।
और जो ऑफिसर लोग हैं वो इस बात की इकोनॉमिक पर प्लान करते थे, इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए, और ये पूरा काम करते थे। और इसी के बेसिस पे 5 ईयर पीरियड, मतलब 5 साल का पूरा वो डेटा बनाते थे। और इसी बेसिस पर जो 5 ईयर प्लान आया था, गवर्नमेंट ने जो पहले 2 साल हैं उन्होंने इंडस्ट्री ग्रोथ पर ध्यान दिया था। जो फर्स्ट फर्स्ट टू 5 ईयर प्लान थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर काम करा था। और मतलब पहला था 1927 से लेकर 1932 तक, दूसरा था 1933 से लेकर 1938 तक। इससे इकोनॉमी में काफ़ी ग्रोथ मिली थी। और बिटवीन द 1920, मतलब 1929 से लेकर 1933 तक, जो ऑयल है, मतलब तेल है, कोयला है, स्टील का, इस मतलब 100% बढ़ोतरी हुई थी। मतलब बहुत ज़्यादा इससे प्रॉफिट हुआ था। और नई नई फैक्ट्री भी खुलना शुरू हो गई थी नए नए शहरों में। जल्दी जल्दी कंस्ट्रक्शन के चक्कर में ये हुआ कि वो अपनी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करने लगे। मतलब वर्क की जो कंडीशन है वो ख़राब होने लगी। और एक शहर है मोग्नियो गोर्स नाम का, तो इसने जो अपना काम है लगभग लगभग तीन तीन साल में ही पूरा कर लिया, जिसका रिजल्ट ये निकला कि वर्करों की जो लाइफ है मतलब वो थोड़ी सी ख़राब हो गई। और जैसे एक साल में 550 बार काम काम भी रुका। और वो फोर्थ फ्लोर से नीचे आते थे, और सिर्फ किस काम के लिए, टॉयलेट करने के लिए। अब जो है किसानों और वर्कर के बच्चों के लिए स्कूल खोले गए, यूनिवर्सिटीज़ खोली गई। और जो महिलाएं हैं काम करती हैं, जो फैक्ट्रीज़ वगैरह में महिलाएं काम करती हैं, उनके लिए क्रीच खोले गए। इसका मतलब होता है कि एक एक पर्टिकुलर, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, पर्टिकुलर उनके लिए रूम बना दिया गया, और उनके बच्चों को कोई देख रेख करने के लिए एक महिला है, और उनके बच्चे आपस में खेलते रहते हैं। और चीप हेल्थ केयर, मतलब सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाई गई। और उनको लेबरों को क्वार्टर दिए गए, जो वर्कर हैं। बट प्रॉब्लम ये थी कि हर जगह नहीं हो पाता था, जो रिसोर्सेज हैं वो गवर्नमेंट के पास लिमिटेड थे। बट जितना हो गया था वहाँ तक ठीक है। ये इस टाइप की होती हैं क्रीच। हालांकि ये तो मतलब ये स्कूल की फ़ोटो है। एक फ़ोटो दी हुई है 1930 के डाइनिंग हॉल की। स्टिलेनिज्म एंड कलेक्टिवनेस, जो सरकार ने घोषणा की थी कि भई ये ज़मीन आपस में बाँट लो, और ज़मीनों को मतलब आपस में कलेक्टिवनेस कर लो, तो ये हुआ स्टार्टिंग में ये डिज़ास्टर साबित हुई थी। और 1927 में और 1928 में रशिया में गेहूँ की बहुत ज़्यादा कमी फेस करी थी वहाँ के लोग बागों ने। मतलब उस टाइम पर 1927 1928 में गेहूँ की कमी हो गई थी, गेहूँ सप्लाई की। और गवर्नमेंट ने इसके प्राइस तय कर दिए थे जो गेहूँ के थे, बट जो पीसेंट थे वो उस प्राइस में गेहूँ को सेल नहीं करना चाहते थे, जो प्राइस गवर्नमेंट ने तय तय कर रखे थे। लेनिन की डेथ के बाद स्टेलिन ने पार्टी को संभाला था। और उसने मतलब इसको संभालने के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन अपनाए थे। उसका ऐसा मानना था जो अमीर किसान है और जो ट्रेडर है, बिजनेसमैन है, उन्होंने क्या करा, स्टॉक को होल्ड करके रखा। जो कमी आई थी इस स्टॉक से गेहूं की, उसको होल्ड करके रखा है। और आशा कर रहे हैं जब प्राइस बढ़ जाएंगे तब इसको हम बेचेंगे। और इस सिचुएशन को, और ये एक प्रकार से जुआ हो रहा था, इसको रोकना बहुत ज़रूरी था। मतलब ये जो सप्लाई था, मार्केट का जो फ्लो था बिगड़ रहा था, इसको रोकना काफ़ी ज़रूरी था। 1928 में पार्टी ने वहाँ वहाँ दौरा किया जहाँ जहाँ पर गेहूँ उगता था। और वहाँ उन लोगों से ज़बरदस्ती गेहूँ भी खरीदा। और जो कुलक्स का मतलब होता है जो अमीर वर्ग के किसान होते हैं, जिनके पास बहुत सारी ज़मीन होती है, उन्हें कुलक्स कहते हैं। और उन्होंने जहाँ पर गेहूँ अपना रखा हुआ था उन पर भी रेड मारी। बट फिर भी इसके बाद गेहूँ की कंटिन्यू शॉर्टेज थी, तो बाद में ये डिसीज़न लिया गया कि अब हम कलेक्टिव फार्म करेंगे। और रीज़न ये दिया गया कि हर मतलब किसानों के पास ज़मीनें कम है, इसीलिए 1917 में जो ऑर्डर दिया था किसानों को कि अपनी अपनी ज़मीनें बांट लो, तो उसके कारण क्या हुआ, मॉडर्नाइजेशन नहीं हो पा रहा था। और मॉडर्नाइजेशन करने के लिए
मशीने के थ्रू। तो इसको कुल्के को हटाना पड़ा। कुलक्स, जो कुलक्स थे अमीर वर्ग के किसान थे, उनको हटाना था। और जो ज़मीन किसानों को दी गई थी उनसे वापस लेना था, और फिर से दोबारा से इस्टेब्लिशमेंट करना था। स्टेलिन ने इसको अलाउ कर दिया, कलेक्टिवाइजेशन मतलब जो सामूहिकरण का प्रोग्राम था उसको अलाउ कर दिया। और 1929 में उसने ये बोल दिया कि भई अब कलेक्टिव फर्म में ही खेती करेंगे, मतलब जो सामूहिकरण करा है उसमें खेती होगी। और अब जिन जिन के पास ज़्यादा ज़मीनें थी, अब वो ट्रांसफ़र कर दी गई जो कलेक्टिव फर्म की एक जो समिति है, मतलब वो अब उनके अंडर में ज़मीन रहेगी। किसान लोग काम करते थे और जो प्रॉफिट का शेयर है उनको आपस में बांट दिया जाता था। बट कुछ जो किसान थे इस डिसीजन से, इस फैसले से खुश नहीं थे। इन इसके अगेंस्ट में उन्होंने क्या करा, डिस्ट्रॉय देयर लाइफ स्टॉक, मतलब उन्होंने अपने जो जानवर थे उनको मारना स्टार्ट कर दिया। मतलब उनके विरोध में, उनकी जो स्कीम थी उनके विरोध में अपनी जानवरों को मारने लगे। इससे क्या हुआ, 1929 से लेकर 1931 तक जो कैटल है उनकी वन थर्ड कमी आ गई। और जो जो भी लोग इस सरकार का मतलब इस पॉलिसी का विरोध करते थे उनको का पनिश करा गया, और उन्हें देश निकाला दे दिया गया। डिपोटेड का मतलब होता है देश निकाला, मतलब जहाँ वो रहते थे वहाँ से उन्हें को निकाल दिया गया। अब जो भी किसान लोग इस पॉलिसी का विरोध कर रहे थे उन्होंने फिर आर्गुमेंट करी सरकार से कि भई हम ना तो अमीर हैं और ना ही हम इस समाजवाद जो मतलब ये जो जिस तरीके से खेती हो रही है ना हम उनका सप्लाई करते हैं, हमारे जो इश्यूज़ हैं वो अलग ही हैं। फिर स्टेलिन ने अलाउ कर दिया कि भई आप इंडिपेंडेंट खेती कर सकते हो, बट उनको किसी प्रकार की कोई मतलब सरकार से बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं होती थी, वो खुद ही करते थे अपनी खेती। बट बहुत ज़्यादा सरकार उनको सपोर्ट नहीं करती थी उसके बाद। जो सामूहिकरण करा था, उससे ऐसा हुआ मतलब कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं पड़ा। मतलब एक ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खेती-बाड़ी में इंक्रीज़ हुआ है। बट इसका रिज़ल्ट ये निकला जब न 1930-1933 में जब खराब बैड हार्वेस्ट हुआ था, मतलब खेती खेती अच्छी नहीं हुई थी। इसमें फेमाइन आ गया था, भुखमरी आ गई थी, और लगभग-लगभग उस टाइम पे 4 मिलियन लोगों की मौत भी हो गई थी। 4 मिलियन मतलब होता है लगभग-लगभग 40 लाख लोग। 40 लाख लोगों की मौत भी हो गई थी। अब ये जो सामूहिकरण करण पे काम चल रहा था, इसको मतलब ये जो प्लानिंग करके रखी थी, अब इस प्लानिंग की शिकायत कई लोग करने लगे थे। मतलब कई लोगों को ये जो सिस्टम है पसंद नहीं आ रहा था। जब स्टेलिन और जो जो उनकी टीम के लोग हैं जब उनको ये बात पता चली, तो उन्होंने कई सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया कि भाई उनको इस केस पे कि भैया आपने सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचा है। और 1939 तक लगभग-लगभग 2 मिलियन लोगों को या तो जेल में डाल दिया गया या तो लेबर कैंप में भेज दिया गया। इनमें से कई सारे ऐसे थे जिन्होंने क्राइम किया भी नहीं था, बट वो बेचारे जेल में थे। बट प्रॉब्लम ये थी वहाँ उनकी सुनने वाला कौन था। और ज़्यादातर लोगों से तो कन्फेशन भी करवा लिए थे। कन्फेस का मतलब होता है एक प्रकार से उनसे लिखवा लिया था, साइन करवा लिए थे कि हम भैया इस प्लानिंग में शामिल थे और हमें इसलिए मृत्युदंड दिया गया। इसमें से बहुत सारे लोग थे जिनने क्राइम भी नहीं किया था, बट वो भी बेचारों को उनको मृत्युदंड मिला। द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशिया रिवॉल्यूशन एंड द यूएसएसआर, मतलब रशिया के रिवॉल्यूशन से पूरे समाज में और पूरी दुनिया भर में क्या क्या फ़र्क पड़ा। बोल्शेविक ने जिस तरीके से पावर को अपने कंट्रोल में लिया था, उससे यूरोप की कई सारी पार्टी थी इसके खिलाफ थी। बट ये पॉसिबल हुआ था ये वर्कर के द्वारा, मतलब वर्कर के द्वारा ही एक नई दुनिया की एक इमेजिनेशन कर सकते थे अपन। और उसी के साथ साथ कई सारी देशों में कम्युनिस्ट पार्टी भी बनाई गई, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। बोल्शेविक ने इन लोगों को काफ़ी इनकरेज भी करा था। और कई सारे ऐसे नॉन रशियन थे यूएसआर से जो संबंध नहीं रखते थे, उन्होंने भी मतलब इस पे पार्टिसिपेट करा था।
मतलब जैसे कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी, इसके अलावा भी नॉन रशियन पार्टी भी थी, नॉन रशियन लोग भी थे। और कुछ इसमें से एजुकेशन एजुकेशन लेते थे यूएसएसआर से, द कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर ऑफ ईस्ट, मतलब यहाँ से वो कुछ शिक्षा भी प्राप्त करते थे। जब सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू भी नहीं हुआ था, मतलब रशिया के इम्पैक्ट से, मतलब रशिया ने जो समाजवाद लाया था, रशिया में जो समाजवाद हुआ था, उसका इम्पैक्ट ऑल ओवर दुनिया में काफ़ी फैल चुका था सेकेंड वर्ल्ड वार होने से पहले ही। 1950 तक लोगों को ऐसा लगा कि हमने जो रशिया रिवॉल्यूशन करा था, मतलब हमारा उद्देश्य क्या था, और रशिया में हो क्या रहा था, मतलब जिस उद्देश्य से हमने रिवॉल्ट करा था, बट वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं। और वर्ल्ड वर्ल्ड के जो सोशलिस्ट थे, उनको भी ऐसे ऐसा लगा कि रशिया में, सोवियत यूनियन में कुछ अभी ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि ये बात ज़रूर थी कि एक बैकवर्ड देश है जो पावर में आ गया था, मतलब एक देश जो था काफ़ी पिछड़ा था, और अब जाके कुछ सालों में बहुत पावरफुल बन गया। देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, एग्रीकल्चर पर काफ़ी काम हुआ, जो गरीब हैं उनको अब खाने की पूरी व्यवस्था थी, खाना मिलने लगा। लेकिन इस बात से हम डिनाई नहीं कर सकते थे कि उनकी उनका अब फ्रीडम के बारे में क्या, और जो रिप्रेसिव पॉलिसी थी, मतलब जो दमनकारी नीतियाँ थीं, वो भी तो थीं। और ट्वेंटी ट्वेंटी सेंचुरी में, और जो यूएसएसआर की, मतलब जो रशिया की जो इंटरनेशनल रेपुटेशन थी, वो अब थोड़ी सी कम हो गई। बट इसके बाद भी वहाँ के लोग बाग आ, इसकी काफ़ी सोशलिस्ट आइडिया की काफ़ी रिस्पेक्ट किया करते थे। और हर कंट्री में जो सोशलिस्ट थॉट है, वो उसने मतलब एक प्रकार से जन्म लिए, मतलब नए थॉट्स क्रिएट हुए समाजवाद को लेकर। अभी चैप्टर कंप्लीट होता है।